के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। खबर तो सब दिखाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर जब आज तक दस्तक देता है तो सरकारों को सुनना पड़ता है। आज की दस्तक में सबसे पहले बात करेंगे आज तक की दस्तक से कैसे एक घंटे में बेरोजगारों को भरोसा देने के लिए सरकार के दो मंत्री दौड़ पड़े। आज की दूसरी दस्तक देंगे देशद्रोह और असहमति में फर्क, क्या पुलिस की समझ में नहीं आता है। और आज की तीसरी दस्तक होगी पश्चिम बंगाल में किसानों का मूड बताने में। क्या ममता बनर्जी के मुकाबले मोदी सरकार की योजना पर पश्चिम बंगाल के किसानों का भरोसा ज्यादा बढ़ रहा। तो शुरू करते हैं आज की पहली दस्तक के साथ, जिसने कान में तेल डालकर बैठी एक सरकार को जगा दिया। कल रात 10 बजे हमने देश के 3 राज्यों में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में चयन के बाद भी बेरोजगार छोड़ दिए गए नौजवानों का मुद्दा उठाया। खबर चलने के ठीक 1 घंटे के भीतर राजस्थान की पूरी सरकार जाग गई। 2 मंत्री दौड़ते हुए धरना देने वाले बेरोजगार युवाओं के पास पहुंचे। आज तक की दस्तक देखकर 1 घंटे बैठक करके बेरोजगारों को 10 दिन के भीतर सारी समस्याओं का हल निकालने का लिखित भरोसा भी दिया। लेकिन सवाल बाकी है, भरोसा मिला है, नियुक्ति कब मिलेगी? यहां खबर चलते ही दौड़ पड़े 2 मंत्री। ऐसी होती है आज तक की दस्तक। हम बेरोजगार के लिए जितनी आपने आवाज उठाई है, तो गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही थी। आपकी वजह से हम गवर्नमेंट नहीं। जहां रिपोर्ट चलते ही मंत्री लिखित भरोसा देने लग जाएं, ऐसी होती है आज तक की दस्तक। दस्तक में हमारा स्पेशल 2 बार प्रोग्राम दिखाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेरोजगारों की आवाज। आज तक है तो नौजवानों को भरोसा है, और इस भरोसे के लिए जयपुर से लगातार दस्तक देते रहे संवाददाता शरद कुमार 9 दिन से अपनी अटकी हुई नौकरियों के लिए धरना देते हजारों बेरोजगारों के बीच से शरद कुमार रिपोर्टिंग करते रहे। नतीजा ये कि जिस धरना स्थल पर 9 दिन के बाद भी सरकार का एक मंत्री कदम रखने को तैयार नहीं हो रहा था और फंसी हुई सरकारी भर्तियों को जारी कराने में बेरोजगार तड़पने लगे थे, वहां से 23 फरवरी की रात 10 बजे आज तक के शो दस्तक में रिपोर्ट चलती है। ये वो नौजवान है जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। संवाददाता शरद कुमार नौजवानों की मांग को सरकार तक पहुंचाते हैं। 7 साल हो गए, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, अभी तक सिलेक्शन भी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। हम मरे चाहिए, हम ऐसे ही धूप में रहेंगे। मंगलवार रात 10 बजे दस्तक ने राजस्थान के बेरोजगारों पर रिपोर्ट दिखाई। ठीक 1 घंटे के भीतर रात 11 बजे राजस्थान के 2 मंत्री बेरोजगारों के बीच पहुंच जाते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीर है वो मंगलवार रात 11 बजे की है। गहलोत सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग और राजेंद्र यादव आज तक की रिपोर्ट देखने के बाद धरना देते नौजवानों को भरोसा देने पहुंचते हैं। आप हमारी मंशा पे शक ना करें, ये मैं कह सकता हूं। और ये कमेटी जल्दी ही 10 दिन में ही एक बैठक करेगी, जिसमें आपके प्रतिनिधि बुलाए जाएंगे। और फिर देखिए आपकी दस्तक का असर क्या होता है। मंत्रियों ने भरोसा दिया, लिखित भरोसा, साइन करके भरोसा, वो भरोसा जो आपकी दस्तक के बाद एक सरकार को देना पड़ा। कहना पड़ा कि कमेटी बनाकर सारी मांगे नौकरी देने की सुनेंगे, 10 दिन में बैठक बेरोजगारों के साथ करेंगे। रात को दस्तक में प्रोग्राम दिखाए जाने के बाद राजस्थान सरकार के 2 मंत्री धरना स्थल पर पहुंचे और बेरोजगारों से वादा किया कि उनकी मांगों को 10 दिन में पूरा किया जाएगा। इसके बाद धरना आज खत्म कर दिया गया है। हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दस्तक प्रोग्राम के जरिए लोगों की समस्याओं को उठाएं। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो सरकार तक आवाज़ पहुंचाएं, और हमारी ये कोशिश यहाँ पर सफल हुई है। हम बेरोजगार के लिए जितनी आपने आवाज उठाई है, तो गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही थी। आपकी वजह से गवर्नमेंट ने यह आश्वासन का एक्शन लिया है। लेकिन हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी आवाज जैसे हमारी बुलंद करते हो, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आज तक को और आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आपने दस्तक में हमारा स्पेशल 2 बार प्रोग्राम दिखाया, हमारी आवाज़ बुलंद की। आवाज़ लोकतंत्र में चौथे स्तंभ से बुलंद होती है, आपने बुलंद की, तो इसका परिणाम है कि आज हमें न्याय मिला है। और मुझे विश्वास है कि आगे भी आप बेरोजगारों का ऐसा साथ देते रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कहना पड़ता है कि बेरोजगारों पर दस्तक उन तक पहुंची है। सरकारी कमीशन करती है, हमारे यहाँ पत्रकारिता के माध्यम वाले वो हमारा
नौजवान साथी का नाम उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव जी, पर हमने उनकी भावना का तो नहीं किया। यही जम्मू कश्मीर दस्तक के दम पर मिले सरकारी भरोसे के कारण ही जहां धरना चल रहा था वहां सड़क खाली होने लगी, जहां भीड़ जुटी थी बेरोजगारों की वहां दरिया समेटी जाने लगी। प्रदर्शनकारियों के हाथ से बनाई गई तख्तियां किनारे हो गईं, गद्दे सिमट गए, बैग पैक हो गए, धरना खत्म हुआ। लेकिन बेरोजगार युवाओं के हक के रोजगार के लिए दस्तक जारी रहेगी। ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कल हमने 3 राज्यों के बेरोजगारों की समस्याओं पर दस्तक दी थी। 2 और राज्यों का अपडेट भी आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लटकी भर्तियों को लेकर परेशान युवाओं के मुद्दे पर यूपी SSSC के प्रमुख भरोसा दे रहे हैं कि अप्रैल तक सारी अटकी हुई भर्तियों का रिजल्ट से लेकर बाकी पूरी प्रक्रिया खत्म कर ली जाएगी। गुजरात में चयन होने के बावजूद अलग अलग विभागों में लटकी हुई नियुक्तियों के मुद्दे को दस्तक में उठाने के बाद डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने भरोसा दिया है कि जल्दी हर विभाग से क्लियरेंस मिलने के बाद सभी नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। लेकिन हमारी दस्तक थमेगी नहीं, क्योंकि हम खबर को बीच में नहीं छोड़ते। हम अंजाम तक खबरों का पीछा करेंगे। जल्दी इन राज्यों में युवाओं को दिया भरोसा अधिकारियों और मंत्रियों ने पूरा नहीं किया तो आपके बीच से हम दोबारा रिपोर्ट करेंगे और दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे। और अब खबरों की दस्तक में बात उस मुद्दे की जिसने कल शाम से एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। मुद्दा है देशद्रोह का कानून, क्योंकि देशद्रोह के अपराध और सरकार के विरोध में जो फर्क अदालतें बताती आई हैं, आरोप है उसी फर्क को पुलिस भूल जाती है। नतीजा, देशद्रोह की आरोपी पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा को जमानत देते हुए दिल्ली की अदालत कड़ी और सख्त टिप्पणियां करती है। पहले देखिए कि देशद्रोह का कानून क्या है। आईपीसी की धारा 124A के तहत कानून कहता है कि बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों के जरिए या वीडियो के जरिए जो कोई भी भारत में कानून से स्थापित सरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा या पैदा करने की कोशिश करेगा, असंतोष पैदा करेगा या करने का प्रयास करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी तरीकों से दंडित किया जा सकता है। यह कानून में लिखा है, जिसका एक एक शब्द हमने आपको बताया। लेकिन होता क्या? आरोप है कि कानून की गलत व्याख्या करते हुए जगह जगह पुलिस देशद्रोह के फर्जी मुकदमे लगाती है, जिसके कारण केस सैकड़ों पर होते हैं, दोषी साबित 10% हो पाते हैं। गणेश जी की आकृति से जुड़ी नेम प्लेट वाला ये घर 22 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा का है। ये दिशा की मां है। ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। अनेकता में एकता वाले देश भारत की साइबर सिटी बेंगलुरु में दिशा की मां ने कन्नड़ में कहा है, हमें हमारे देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और ये 22 साल की उसी दिशा के पिता, जिसे दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताते हुए देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। बेटी को जमानत मिलने के बाद पिता भी देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा जताते हैं। We have not done anything wrong. I am an Indian. We have to respect our country's rules and regulations. दिशा अभी भी देशद्रोह के आरोपी कोई बरी नहीं हुई, लेकिन देश में एक बहस फिर से शुरू होती है। आईपीसी की धारा 124 है, यानी देशद्रोह को लेकर बहस इस बात की कि क्या अब देशद्रोह की धारा में संशोधन या बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भारत में 1860 में आए इस कानून को 10 साल बाद अंग्रेजों ने 1870 में आईपीसी एक्ट में शामिल किया था। मकसद था उन लोगों को रोकना जो अंग्रेजों को चुनौती देते थे, मतलब देश के क्रांतिकारी। आईपीसी की धारा 124 के तहत महात्मा गांधी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लेख लिखा। देश में अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून खत्म किए गए, लेकिन क्या 124 से देशद्रोह का कानून जैसे अंग्रेजों के जमाने में था वैसा ही जस का तस चला रहा है? तो धारा 124 कैपिटल ए इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत कहा जाता है कि अगर सरकार के खिलाफ आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करोगे और सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करोगे और जो आम आदमी का नजरिया है सरकार के प्रति, उसमें कोई आंच लगाने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ सेडिशन का केस हो सकता है। लेकिन
ये एक, जब आपको मालूम है तो अंग्रेज जब यहाँ राज कर रहे थे, ये तब का कानून है। और अंग्रेजों ने तो अपना कानून, इस कानून को रद्द कर दिया इंग्लैंड में, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी ये कानून चलता आ रहा है। 1947 में भारत का निजाम और निशान बदला और 1950 में देश का विधान बदला, लेकिन नहीं बदला तो देशद्रोह का कानून। राजद्रोह से उसका नाम देशद्रोह तो हो गया, लेकिन उसके अंदर की सारी चीजें वही रही। इस दौरान कई बार ये बातें उठी कि लोकतंत्र के हिसाब से इसमें बदलाव और सुधार किए जाने चाहिए, लेकिन बातें बातों तक ही सीमित रह गई। कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई और यही वजह है कि देशद्रोह के नाम पर मुकदमे तो बहुत तेजी से दर्ज कर लिए जाते हैं, लेकिन सजा 1% लोगों को भी नहीं मिलती, क्योंकि इसे साबित करना बहुत ही दुरूह और मुश्किल होता है, और वो भी आज की 21वीं सदी में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं 2014 से 19 तक 124A के तहत 559 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सिर्फ 10 लोगों को ही दोषी ठहराया गया। तो सवाल उठता है, अगर देशद्रोह के मामले पुलिस अलग अलग राज्यों में दर्ज करती है तो ज्यादातर केस में सजा क्यों नहीं दिला पाती? इसका जवाब हमने रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर से पूछा है। अंधाधुंध केसेस फाइल करेंगे तो कन्विक्शन तो बहुत कम होगी ही होगी। अब किसी ने कुछ कह दिया और पुलिस ने कह दिया कि ये देशद्रोही है। अब किस एंगल से आप देखेंगे कि ये देशद्रोही है? इस जवाब की रोशनी में दिशा केस में जमानत देते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की टिप्पणियां ध्यान देनी चाहिए, जो कहती हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में नागरिक सिर्फ इसलिए जेल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार की किसी नीति से असहमत है, और देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गुरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता। ये केस इतना झूठा बनाया हुआ केस है, इसको वापस ही लेना चाहिए। लोअर कोर्ट का निर्णय कोई फाइनल निर्णय नहीं होता। हो सकता है ये एजेंसियां इस ऑर्डर के खिलाफ अगली कोर्ट में अपील में जाएं। ये बात 100% सच है कि दिशा को अभी सिर्फ जमानत ही मिली है, कोई क्लीन चिट नहीं। लेकिन जवाब इस बात का भी खोजना जरूरी है कि देशद्रोह का कानून सियासत का टूल तो नहीं बनता जा रहा, और अगर हाँ तो जरूरी है वो कानून बदला जाए जिससे लोकतंत्र ही कटघरे में खड़ा हो जाए। अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले देशद्रोह के केस दर्ज नहीं होते थे। 2012 में कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर देशद्रोह का केस लगाकर वापस लेना पड़ा था। 2012 में ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते तमिलनाडु में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विरोध करते 9000 लोगों पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था, जिनमें से ज्यादातर दावा है अज्ञात लोग थे। देशद्रोह के कानून के समर्थक और विरोधियों के तर्कों को भी आपको एक बार देखना चाहिए। धारा 124A का समर्थन करने वाले कहते हैं कि विभाजनकारी शक्तियों और अलगाववादी ताकतों से निपटने का यह कारगर उपाय है। विरोध करने वालों का तर्क है सरकार पर सवाल उठाना देश पर सवाल उठाना नहीं होता। इसके समर्थक दलील देते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब असहमति फैलाने का लाइसेंस नहीं होता। विरोध करने वालों की दलील है कि असहमति के नाम पर जेल में डाल देना भी संविधान का अपमान है। समर्थकों की एक दलील यह भी है कि अगर कोई देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो देशद्रोह कानून इसे कम करने में मदद करता है। 124A के खिलाफ आवाज उठाने वाले कहते हैं कि इस कानून के जरिए पुलिस के सहारे सरकारें सिर्फ जबरन दबाव बनाने की कोशिश करती है। इन दोनों तर्कों के बीच अब हम चलते हैं उन एक्सपर्ट्स के पास जिनसे हमने इस कानून को लेकर उठे कुछ सवाल आपके लिए पूछे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये तय किया है कि सेडिशन तभी आप किसी के खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई कर सकते हो अगर जो भी व्यक्ति कोई ऐसी कंस्पिरेसी करता है, कोई ऐसे वाक्य इस्तेमाल करता है या कोई इशारों के साथ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हिंसा का वातावरण पैदा हो और हिंसा को उत्साह देने वाली अगर जो बातें हैं वो केवल सेडिशन के अंतर्गत आएंगी। लेकिन अगर किसी आप प्रोटेस्टर के खिलाफ सेडिशन चार्ज करोगे या किसी टूल किट की वजह से किसी ने टूल किट में कोई अपना सपोर्ट किया, किसानों का सपोर्ट किया, उसके खिलाफ सेडिशन की आप कार्रवाई करोगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है उनके अंतर्गत नहीं है। तो इसीलिए जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम थी है और इसीलिए लोगों को रिहा भी किया जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप
डिसअफेक्शन स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल बेकार है, इसे निकाल दीजिए। ये ऐसा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर इसके साथ वायलेंस हो तब प्रॉब्लम है। तो देशद्रोह के साथ वायलेंस भी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1960-65 में। तो ये लॉ है पिछले 60 साल से। सरकार और देश में अंतर है, तो इसलिए उस वक्त जो थी, अब उन्होंने कहा कि इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जो डेफिनेशन है सेडिशन की, इसको बैलेंस करना पड़ेगा ताकि जो अधिकार आर्टिकल 19 में हर एक नागरिक को दिया गया है, हर एक बाशिंदे को दिया गया है, वो अधिकार जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकता। सुप्रीम लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि देशद्रोह सिर्फ उन्हीं मामलों में इल्जाम लगाया जा सकता है जहां पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो और वायलेंस फॉलो करे उसको, जो स्पीच, अदरवाइज सिर्फ स्पीच देने से ये जुर्म जो है कि इसका इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लोग ये कहें खालिस्तान जिंदाबाद, वो अपने आप में देशद्रोह नहीं बनता है। अगर उनके पास कोई हथियार नहीं है, किसी लोगों के पास जिनको वो कह रहे हैं वो हथियार नहीं है, तो ये सेडिशन नहीं बन सकता। See, it is the police which creates the FIR, not the government. It's the police which writes an FIR. And let me tell you, in simple cases which are punishable with say up to 5 years, if the police is trigger happy, it will put in a section or 2 sections which will take you to 10 years. And the moment that happens, the entire jurisprudence changes and the judge feels, oh, it's a very, very serious offense. It may not be. And therefore, bail is deprived. तो ये एक्सपर्ट्स भले ही कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी जुड़े हों, लेकिन देश के कानून और संविधान के जानकार हैं। और इनसे राय लेने के बाद हमने कुछ और अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट पहले देशद्रोह के मामलों को लेकर क्या कुछ कह चुका है। 1962 में केदारनाथ सिंह पर एक भाषण के मामले में बिहार सरकार ने देशद्रोह का केस दर्ज किया था। तब आज से 59 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषणों पर तभी देशद्रोह का मामला है जब उसकी वजह से कोई हिंसा, असंतोष या सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े। केवल 1 या 2 बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या असंतोष फैलाने के रूप में नहीं देखा जा सकता। ब्रिटेन में विवाद के बाद 2009 में और न्यूजीलैंड में 2007 में देशद्रोह के कानून को खत्म किया जा चुका। ऑस्ट्रेलिया में 1985 के बाद से ही इस कानून के दायरे को सीमित किया गया। भारत में भी कानून का गलत इस्तेमाल ना हो और ना ही अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ लेकर कोई सिर्फ सत्ता विरोधी मानसिकता के कारण देश के खिलाफ जाए, इसको लेकर लगातार बहस चल रही है। और राजनीति की चक्की में आम आदमी कैसे पीसा जाता है, इसकी अगली दस्तक पश्चिम बंगाल से है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2 साल पूरे हो गए। यह वो योजना है जिसमें किसानों को 3 किस्त में 1 साल के भीतर 2-2 हजार रुपए करके कुल 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में अब चुनाव है। केंद्र की योजना की इस रकम से बंगाल के किसानों का डेटा तक टीएमसी सरकार ने नहीं दिया। फिर कैसे किसानों पर ममता जागी? दीदी को पूछे कितने बैंक अकाउंट नंबर भेजे आप, सिर्फ फेस सेविंग के लिए चिट्ठी भेज दी। तो बहुत अजब की बात है। बैंक किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल? बैंक मेरे को दे देने बोलो तो 1 सेकंड में मैं कर देती हूँ। संवेदनहीनता बंगाल का हर किसान देख रहा है, महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जब 2 साल के भीतर 10 करोड़ से ज्यादा देश के किसानों को साल में 6 हजार रुपए पाने का लाभ मिला, तब पश्चिम बंगाल के किसानों के हाथ से मौका छिनता रहा, क्योंकि केंद्र की स्कीम पर बंगाल की सियासत भारी पड़ती रही। माटी मानुस कहने वाली संवेदनहीनता बंगाल का हर किसान देख रहा है, महसूस कर रहा है। किसान के नाम पर कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। मैं बंगाल के किसानों को वादा करता हूं कि देश के और किसानों को जो लाभ मिला है, आपको जिस लाभ से वंचित रखा गया है, वो पुराने पैसे भी
भारत सरकार बंगाल के किसानों को दे देगी। आखिरकार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को किसानों का मूड चुनावी सीजन में समझना पड़ा। बीजेपी लगातार वादा करती आ रही थी कि सत्ता में आते ही पश्चिम बंगाल के 69 लाख किसानों को एरियर के साथ पूरे 18 हजार रुपए दिए जाएंगे। और तब ममता सरकार के किसानों का साफ संदेश आ गया जब पश्चिम बंगाल के करीब 38 लाख किसानों ने खुद ही पीएम किसान पोर्टल से खुद को जोड़ दिया। पिछले 2 हफ्ते में रोज बंगाल के 1 लाख किसान खुद को पीएम किसान पोर्टल से सम्मान निधि पाने के लिए जोड़ते गए। जब जनता सीधे दस्तक देती है तो सरकार भी फौरन हरकत में आती है। 24 घंटे पहले आज तक ने जनता तक जल्दी वैक्सीन पहुंचाने की मुहिम शुरू की थी। सरकार से मांग की थी कि प्राइवेट अस्पतालों में भी लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। आज तक पर रिपोर्ट दिखाने के 15 घंटे के भीतर ही सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को 1 मार्च से वैक्सीन दी जाएगी। 10,000 सरकारी केंद्रों में वैक्सीनेशन होगा और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में आपको कीमत चुकाकर टीका लगवाने की सुविधा। 23 फरवरी 2021 आज तक ने एक मुहिम शुरू की। सरकार एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। जनता के साथ खड़ा रहने वाला न्यूज चैनल आज तक आज जनता को जल्द से जल्द वैक्सीन दिलाने की मुहिम शुरू कर रहा है। सरकार अब एक काम कीजिए, वैक्सीन अब बांट दीजिए। हमारे वैक्सीन निर्माता क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। प्रधानमंत्री की इसी मंशा के आधार पर सवाल पूछा कि अगर देश की तरक्की के लिए पब्लिक प्राइवेट भागीदारी जरूरी है तो फिर टीकाकरण कार्यक्रम सरकार प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? सवाल सीधा है, अगर प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां वैक्सीन बना सकती हैं, देश उन पर गर्व कर सकता है, उनके जरिए वैक्सीन डिप्लोमेसी कर सकता है, तो फिर टीकाकरण अभियान में सरकारी तंत्र का बोलबाला क्यों है? क्यों सरकार प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने से हिचक रही है, जबकि इससे टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है? कोरोना को रोकने के लिए और वैक्सीनेशन को और फास्ट करने के लिए और तेज करने के लिए जितना ज़्यादा हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे आईसीयू सेटअप है, बेड से डॉक्टर से सब चीज़ें अवेलेबल है। और स्पीड अप करने के लिए हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है। स्पीड अप करने के लिए जल्दी से जल्दी लगाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना ही चाहिए। आज तक की मुहिम रंग लाई। ये रिपोर्ट दिखाए जाने के 15 घंटों के अंदर निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाने को मंजूरी मिल गई। यानी अब 60 साल के ऊपर के लोग और 45 साल से ज्यादा के लोग जिन्हें कोई बीमारी है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वैक्सीनेशन के लिए सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पताल में से किसी एक को चुन सकते हैं। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। देश के बड़े उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने दावा किया है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से 60 दिनों में 50 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। जानकारों को भी लगता है कि सरकार का ताजा फैसला कोरोना के खिलाफ जंग को निर्णायक दौर में ले जाएगा। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगती, मास्क ही बचाव है। सरकार लगातार इसे लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता। किसकी हिम्मत है कि उन पर जुर्माना करे? लोकतंत्र में हो रहे इसी दोहरे बर्ताव के खिलाफ आज हम दस्तक दे रहे हैं। शुरुआत बिहार से करते हैं। रिपोर्ट की शुरुआत एक अहम आंकड़े से, जो सवाल पूछती है, क्या नेता, मंत्री, विधायक जनता से बड़े हैं? पंजाब, जहां मास्क न पहनने पर लोगों पर 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लगा। मुंबई, जहां मास्क न पहनने पर जनता को 30 करोड़ 50 लाख रुपए की चपत लगी। बिहार, जहां पिछले साल लॉकडाउन के 3 महीनों में ही पब्लिक की जेब से 12,77,000 रुपए निकल गए।
लेकिन नेताओं का क्या, उनसे जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाता? कैसे सिस्टम का सारा जोर सिर्फ जनता पर चलता है? ये बात आप बिहार विधानसभा की तस्वीर देखकर खुद ब खुद समझ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग देश को बर्बाद कर दिया। फिजिकल डिस्टेंसिंग का प्रचार करिए। सोशल डिस्टेंसिंग जो आप लोग कह रहे हैं, इसी में तो ये हो रहा है कि लोग नहीं मान रहा है कि भाई आखिर समाज से कैसे भाग जाएगा। तो क्या इसी सोच के चलते बिहार विधानसभा विधायक मास्क नहीं लगा रहे, जिसने जाग के ऐसे पोस्टरों को बेईमानी कर दिया है? बिहार विधानसभा में कोई मास्क क्यों नहीं पहन रहा? आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने ये सवाल कांग्रेस के विधायक मुन्ना तिवारी से किया, तो उनका जवाब था, कौन सा कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, आपका मास्क कहाँ? देखिए, कोरोना तो हमारे बिहार में था ही नहीं। हम तो मानते कोरोना को नहीं है, इसलिए नहीं मानते हैं कि जब कोरोना पिकअप पर था तो हम लोगों ने जिस तरीके से जल सेवा की भावना से रोड पर सड़क पर उतर के हम लोगों ने जल सेवा करने का काम किया, तो कोरोना उस समय नहीं था। अब तो वैक्सीन आ गया है, देश में वैक्सीन लॉन्च कर रहा है। विधानसभा में भी अगले सप्ताह या अगले महीने में लॉन्च करेगा, हम लोग इंजेक्शन लेंगे तो कोरोना नहीं है। राहुल गांधी भी अपनी पार्टी के इस विधायक की बात सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई आम आदमी जिसका मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जा रहा हो, वो ये कहकर बच सकता है? जवाब आप जानते हैं। कोरोना से डर नहीं लगता? काहे कौन चीज कोरोना से डर? हमको ना हार्ट का प्रॉब्लम है, ना किडनी का प्रॉब्लम है, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कोरोना आएगा कहाँ से? हम लोग मेहनत कश आदमी है, हम लोग को है कोरोना नहीं है। हम लोग किसान के घर से आते हैं, किसान के बाल बच्चे हैं, खेत में भी हम लोग काम करने का मौका मिलता है, हम लोग कुदाल भी चलाते हैं, खुरपी भी चलाते हैं, तो हम लोग कोरोना कहाँ से आएगा? बिहार विधानसभा में क्या पक्ष क्या विपक्ष, कोरोना को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायक मंत्री छोड़िए, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद खुलेआम बिना मास्क के घूम रहे हैं। आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी मास्क नहीं पहना हुआ है। बगैर मास्क के नहीं प्रवेश करें भवन में। नहीं, मास्क तो है, मास्क तो है, ये मास्क तो है, ये क्या दिक्कत? तो लगाना भी चाहिए था ना। लगाए थे भैया, आप किसी से बात कर रहे हैं तो मास्क हटा के ना बात करेंगे। सवाल ये है कि जो नेता जनता पर जुर्माना लगाने वाले कानून बनाते हैं, वो खुद उनका पालन क्यों नहीं करते? क्या नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं? क्योंकि जब आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने जीवेश मिश्रा से मास्क न पहनने की वजह पूछी तो वो भड़क गए। माननीयों के साथ साथ मंत्री लोगों ने भी जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ है। जीवेश जी, मास्क आपने नहीं पहना हुआ है, कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। ये मास्क पहना हुआ है, आपको दिखा नहीं? अफसोस, लेकिन आपने उसके नीचे किया। अफसोस आप जब प्रश्न पूछेंगे तो हटाकर ही जवाब देंगे ना। कोरोना खत्म हो गया है, अभी खतरा बरकरार है? नहीं, कोरोना का खतरा तो बरकरार है ही, और आपको भी हम कहेंगे जो पूरा ध्यान रखिए, इसका ख्याल करिए। आप लोग बहुत सट के प्रश्न पूछ रहे हैं, एकदम सटे हुए हैं, थोड़ा दूरी बना के प्रश्न पूछिए। कौन सट कर कोरोना के खतरे को बढ़ा रहा है, अब उसका सबूत देखिए। मंत्री ने गुस्से में तो कह दिया कि वो मास्क लगाते हैं, लेकिन सच क्या है ये देखिए। मंत्री जी, आप भी देख लीजिए, क्या आपने मास्क लगा रखा है? अफसोसजनक तो ये है, लेकिन अपनी गलती को छिपाने वाले जीवेश मिश्रा अकेले नहीं, मदन साहनी को भी आप बिना मास्क लगाए खड़ा हुआ देख सकते हैं। लेकिन जब इनसे मास्क को लेकर सवाल हुआ तो इन्होंने तुरंत पलटी मार दी। मदन साहनी जी, मास्क आप लोग क्यों नहीं पहनते? नहीं, मास्क हम लोग निश्चित रूप से मास्क का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के अंदर में भले नहीं लगावे, लेकिन बाहर में, सदन के अंदर या कहीं भी सार्वजनिक जगह पर हम लोग इसका इस्तेमाल। मंत्री जी का मास्क क्या कभी जेब से निकल भी पाता होगा? इस सवाल से भी बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई अफसर इन पर जुर्माना लगाने की हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि बिहार के बजट सत्र में हिस्सा लेने आए इन जनप्रतिनिधियों ने साबित कर दिया है कि नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त विपक्ष जो है वो विधानसभा में हंगामा कर रहा है बाहर निकलने के साथ, और आप देख सकते हैं विपक्ष के कई नेताओं ने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ है। क्या सरकार, क्या विपक्ष, मास्क पहनने को लेकर सभी तरफ आप देख लीजिए, वहां लापरवाही आपको साफ तौर पर नजर आ रही है। आम आदमी का वोट किसी नेता को विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है, लेकिन सवाल ये है कि जो पब्लिक सरकार बनाती है वही सिर्फ क्यों जुर्माना चुकाती है? रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। देश में लॉकडाउन की वजह से दावा है कि करोड़ों नौकरियां चली गई, कईयों के कारोबार चौपट हो गए। ऐसे में सरकार की जेब में फाइन के रूप में जो पैसा गया वो जनता की बचत का है। लेकिन नेता क्या कर रहे हैं, ये आपने बिहार विधानसभा परिसर में देखा। अब मध्य प्रदेश का हाल देखिए। मध्य प्रदेश में कोरोना जितना सख्त होता जा रहा है, नेताओं की जागरूकता उतनी ही कमजोर हो रही है। भोपाल और इंदौर में इन दो जगह पे भी
विशेष सतर्कता और कोरोना गाइडलाइन के पालन जैसे मास्क जैसे अन्य चीजों के पालन के लिए हमने स्पष्ट निर्देश किए। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहां विधानसभा परिसर में दिख रहे माननीय विधायक और मंत्री कोरोना को लेकर लापरवाही की सारी सीमाओं को तोड़ रहे हैं। जब आज तक का कैमरा ऑन हुआ तो ये सवाल और भी तीखा हो गया कि मास्क न लगाने पर नेताओं पर जुर्माना क्यों नहीं होता। उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या स्थिति है, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, खासतौर से मंत्री हों, विधायक हों, क्या उन्होंने कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन किया है, क्या उन्होंने मास्क पहना है? ये तस्वीर जब हम मध्य प्रदेश विधानसभा में देखते हैं तो ज्यादातर विधायक यहाँ पर कैमरा देखकर अपना मास्क निकाल रहे हैं। जब वो गाड़ी से उतरते हैं, देखते हैं कि कैमरे उनकी तरफ हैं, तब उनके मास्क निकलते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस कोरोना की वजह से भोपाल और इंदौर में सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं, मास्क लगाने के निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन करवाने की बात कही गई है खुद मुख्यमंत्री की तरफ से, आखिरकार उसी भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के परिसर में कई ऐसे जिम्मेदार नेता विधायक जो है वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिले महाराष्ट्र की सीमा से सटे हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी जिलों में खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सारे नियम कायदे कानून सिर्फ जनता के लिए है। बंधु, मैंने मास्क नहीं पहना पर मेरे पास गमछा है। यदि कोई 2 गज की दूरी से ज्यादा पास आके बात करेगा, मैं अपना मुंह बांध के उससे बात करूँ। आपको नहीं लगता कि मास्क अगर होगा तो ज्यादा बेहतर होगा? भाई, मुझे मास्क से ज्यादा सफोकेशन होता है। आज तक के सवाल से भड़कने वाली ये मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं, जिनके पास एक ऐसा गमछा है जो भीड़ में चलने के दौरान भी मुंह तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन इनके गमछे की कहानी की तरह कोरोना को लेकर इनकी सोच भी किसी की समझ से पर। मैं वैदिक जीवन पद्धति अपनाती हूँ। सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ। सस्वर दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। शंख का नाद करती हूँ। ये सारी चीजें वातावरण को सकारात्मक बनाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। सकारात्मकता से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, लेकिन इससे आपको कोरोना नहीं होगा, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है। लेकिन जो मंत्री ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं, मास्क न लगाकर गलत संदेश देते हैं, मौका मिलने पर कोरोना के बढ़ते केस के लिए जनता को ही कोसने लगते हैं। नागरिकों की लापरवाही है कि जैसे ही छूट मिली, चाट पकौड़ी खाना, अकारण बाजार में घूमना और इस प्रकार से जो लापरवाही नागरिक करते हैं वो सब कष्ट के भागी फिर से हो रहे। उषा ठाकुर जी, आपकी ऐसी बातें सुनकर जनता को कितना कष्ट हो रहा होगा, क्योंकि मास्क लगाकर बाजार में जाने में कोई बुराई नहीं है, दिक्कत तो मास्क से दूरी बनाने में। तो दस्तक में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।